नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शेक्सपियर के मास्टरपीस हैमलेट का एक बहुत ही क्रिटिकल और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उन हाई यील्ड फैक्ट्स और थ्योरीज को डिकोड करना है जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम नाटक के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद कैरेक्टर डायनामिक्स को समझेंगे। फिर फेमस टू बी सॉलिलोक्वी की रिटोरिक यानी बयानबाजी का एनालिसिस करेंगे। और आखिर में हैमलेट को एक फेमिनिस्ट क्रिटिकल लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, एसेंशियल प्ले फैक्ट्स। यहाँ हम उन ऑब्जेक्टिव डेटा पॉइंट्स को लॉक करेंगे जो मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। हैमलेट के लिखे जाने का समय संभवतः 1599 से 1602 के बीच माना जाता है। और ध्यान दीजिए, भले ही ये रेनेसां काल की रचना है, लेकिन इसकी सेटिंग लेट मिडिल एजेस के एल्सिनोर कैसल की है। प्ले का क्लाइमैक्स तब आता है जब हैमलेट एक मर्डर प्लॉट का मंचन करवाता है और क्लॉडियस का रिएक्शन उसके अपराध को साबित कर देता है। और हाँ, इसका फर्स्ट क्वार्टो 1603 में प्रिंट हुआ था। अब बात करते हैं सोर्स मटेरियल की। शेक्सपियर को यह आइडिया मिला कहाँ से? एग्जाम में अक्सर इन सोर्सेस के बीच तुलना करने को कहा जाता है। एक तरफ है सैक्सो ग्रामेटिकस, जो 1100 के दशक की एक पुरानी डेनिश रिवेंज स्टोरी है, और दूसरी तरफ है थॉमस किट का उर हैमलेट, जो उस समय का एक प्ले था लेकिन अब खो चुका है। स्कॉलर्स का मानना है कि शेक्सपियर ने सीधे तौर पर थॉमस किट के काम से ही प्रेरणा ली थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, की कैरेक्टर डायनामिक्स। देखते हैं कि प्ले के कैरेक्टर्स लिटरेचर के नजरिए से कैसे काम करते हैं। लिटरेचर के एग्जाम्स में फॉयल कैरेक्टर्स से बहुत सवाल आते हैं। फॉयल वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे हैमलेट और लेएटिस को ही देख लीजिए। हैमलेट विटनबर्ग का एक स्कॉलर है जो बहुत सोच विचार करता है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाता। वो इनएक्टिव है। इसके बिल्कुल उलट लेएटिस, जो फ्रांस से लौटा है, वो बहुत पैशनेट है और तुरंत एक्शन लेने में यकीन रखता है। ये कॉन्ट्रास्ट हैमलेट की कमजोरियों को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है। सपोर्टिंग कास्ट को उनकी बायोग्राफी के बजाय कहानी में उनके फंक्शन के हिसाब से याद रखना स्मार्ट तरीका है। फोर्टिनब्रास भी एक फॉयल है जो अपनी जमीन वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। होरेशियो वो वफादार दोस्त है जो आखिर में पूरी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचता है। रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न का इस्तेमाल सिर्फ मोहरों की तरह होता है। और पोलोनियस वो एक बहुत ही षड्यंत्रकारी लॉर्ड चेम्बरलिन है। बस इन कीवर्ड्स को याद रखिए। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एक्ट 3 सीन 1, जिसे नंदरी सीन भी कहते हैं। उसमें इस्तेमाल हुई रिटोरिक, टू बी और नॉट टू बी। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट के तौर पर आपको इसे सिर्फ एक सुसाइडल थॉट की तरह नहीं देखना है। ये दरअसल पॉलिटिकल एक्शन और इनएक्शन के बीच की एक बहुत गहरी डिबेट है। क्या अन्याय के खिलाफ लड़ना सही है या चुपचाप किस्मत की मार सहते रहना? यही असली सवाल है। इस डिबेट को समझने के लिए इन पुराने अंग्रेजी शब्दों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। क्वाइटिस का मतलब है हिसाब किताब का हमेशा के लिए चुकता हो जाना, और बोटकिन का मतलब है एक छोटा सा खंजर। इन शब्दों के इस्तेमाल से हैमलेट ये समझाता है कि एक बड़े पॉलिटिकल रिबेलियन का मतलब खुद की जान दांव पर लगाना भी हो सकता है। अब ये चार्ट आपके लिए एक तरह से गोल्ड माइन है। इसमें कॉम्प्लेक्स रिटोरिकल डिवाइसेस को सीधे टेक्स्ट की लाइंस के साथ मैच किया गया है। एनाफोरा यानी शब्दों का रेपिटेशन, जैसे टू डाई, टू स्लीप। एनास्ट्रोफी, जहां शब्दों का क्रम पलट दिया गया है, जैसे इन द माइंड, टू सफर। इसी तरह आइसोकोलन और मेटानोइया के एग्जाम्पल्स भी यहां दिए गए हैं। इन्हें तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि हैमलेट की बातों में बीमारी और सड़न का जिक्र कितनी बार आता है? थका हुआ, बासी, बिना घास वाला बगीचा, बीमार पड़ना, ये सब मोटिव्स हैं। ये सिर्फ फिजिकल बीमारी को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये हैमलेट की उस मानसिक और पॉलिटिकल लाचारी को दिखा रहे हैं जहां वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, अ फेमिनिस्ट क्रिटिकल लेंस। एडवांस एसे राइटिंग के लिए ये मॉडर्न फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। यहाँ हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इस प्ले को कैसे एनालाइज करते हैं। जाहिर है, इसे एक पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक सोच के साथ लिखा गया था।
हम यहाँ किसी नज़रिए को सही या गलत नहीं बता रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि स्कॉलर्स गर्ट्रूड और ओफेलिया के रोल्स को अलग-अलग लेंस से कैसे देखते हैं। गर्ट्रूड के कैरेक्टर को ही लें, पैट्रियार्कल नज़रिया उसे एक बहुत ही कमज़ोर और कामुक विधवा मानता है, जिसने अपने मरे हुए पति की यादों को धोखा दिया, लेकिन इसके ऑपोजिट फेमिनिस्ट नज़रिया उसे एक स्ट्रॉन्ग रानी के रूप में देखता है। उनके मुताबिक गर्ट्रूड ने राज्य को बचाने और अपनी खुद की पोजीशन को सुरक्षित करने के लिए क्लॉडियस से शादी करने का एक बहुत ही कैलकुलेटेड और पॉलिटिकल डिसीजन लिया था। ओफेलिया का केस तो और भी इंटरेस्टिंग है। पारंपरिक सोच उसे बस एक डिपेंडेंट कैरेक्टर मानती है जो अपनी लाइफ के मर्दों के चले जाने से पागल हो जाती है, लेकिन फेमिनिस्ट स्कॉलर्स की नज़र में उसका ये पागलपन और वो अजीबोगरीब गाने गाना ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये पुरुष नियंत्रण यानी मेल कंट्रोल के खिलाफ उसका एक रिबेलियन और बगावत का तरीका है। ब्रीडर ऑफ सिनर्स यानी पापियों को जन्म देने वाली इस सीन में हैमलेट ओफेलिया से जो बातें कहता है वो रेनेसा काल में औरतों की बॉडीज और उनके कल्चरल दमन को लेकर जो एंजाइटी थी उसे साफ साफ दिखाता है। इसी सोच पर मॉडर्न क्रिटिक्स सबसे ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ओफेलिया का म्यूजिक के साथ पागलपन की तरफ बढ़ना पेट्रियार्कल कंट्रोल के सामने उसका फाइनल सरेंडर था या फिर उसके खिलाफ एक बगावत? आज हमने जितने भी फैक्ट्स और क्रिटिकल थ्योरीज डिस्कस की हैं उन्हें जोड़कर इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। यही वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो एग्जाम में आपको बाकी सबसे अलग खड़ा करेगी। तैयारी करते रहिए और ऑल द